हाय दोस्त। सक्सेस पॉइंट से ध्रुव शर्मा। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। पढ़ेंगे और समझेंगे हिंदी व्याकरण। दोस्त, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। तो दोस्त, आपका कम समय लेते हुए मैं डायरेक्ट फोकस करता हूँ, टॉपिक पे चलता हूँ। तो हेडिंग है व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिससे किसी भाषा का शुद्ध बोलना, किसी भाषा का शुद्ध बोलना तथा शुद्ध लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विभागों का अध्ययन किया जाता है। पहला है वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग, तीसरा वाक्य विभाग। पहला हेडिंग है वर्ण विभाग। व्याकरण का वह विभाग जिससे अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उससे शब्द बनाने का वर्णन होता है, उसे वर्ण विभाग कहते हैं। अगला हेडिंग शब्द विभाग। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थात बनावट, भेद और रूपों का वर्णन होता है, उसे शब्द विभाग कहते हैं। तीसरा हेडिंग वाक्य विभाग। तीसरा हेडिंग है वाक्य विभाग। इसमें वाक्यों की बनावट, उनके भेद, विन्यास तथा रूपों का वर्णन होता है, उसे वाक्य विभाग कहते हैं। अगला हेडिंग वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हेडिंग है स्वर, यानी स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, बड़ी ई, छोटा ऊ, या कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं अ, ई, उ। अब अगला हेडिंग व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना या स्वर के सहायता के बिना नहीं होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं या उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, प, च, ट, त इत्यादि। हिंदी में कुल अगला हेडिंग हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ऋषि आदि। अब अगला हेडिंग है स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला हेडिंग है मूल स्वर किसे कहते हैं? तो अ, ई, उ, ऋषि इसे मूल स्वर कहते हैं। इन्हें हर्ष स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ दीर्घ स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मूल स्वर से दूना समय लगता है। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर से बनी होती है। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगला हेडिंग, हिंदी भाषा में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हिंदी भाषा में व्यंजन 33 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग। क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर अगला हेडिंग, प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। फिर अंतःस्थ वर्ग य, र, ल, व। फिर ऊष्म वर्ग स, षटकोर स, फिर छोटा सा बोलते हैं, फिर ह। फिर अगला हेडिंग, भाषा। भाषा किसे कहते हैं या भाषा को परिभाषित कीजिए। तो भाषा का परिभाषा, भाषा शब्दों का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषा हैं जैसे हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि। अब अगला हेडिंग, व्यक्त भाषा के कितने भेद होते हैं? व्यक्त भाषा के दो भेद होते हैं, अव्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा। हेडिंग नंबर 1, अव्यक्त भाषा। वह भाषा जिसको सर्वसाधारण समझ न पावे उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं, जैसे पक्षियों तथा पशुओं की भाषा। पक्षियों तथा पशुओं की भाषा अव्यक्त भाषा है। फिर दूसरा हेडिंग, अव्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा। वह भाषा जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से आ जाए उसे व्यक्त भाषा कहते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि। व्यक्त भाषा कितने प्रकार के होते हैं या व्यक्त भाषा कितने प्रकार की होती है? तो हेडिंग, व्यक्त भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला है कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। पहला नंबर कथित भाषा।
जो मुंह से बोला जाए उसे कथित भाषा कहते हैं। जो मुंह से बोला जाए उसे कथित भाषा कहते हैं। दूसरा नंबर लिखित भाषा। जो हाथों से लिखा जाए या कानों से सुना जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो एक व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब अगला हेडिंग है शब्द, यानी शब्द किसे कहते हैं या शब्द को परिभाषित कीजिए। तो हेडिंग शब्द, दो या दो से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि जिसको सुनकर अर्थ का बोध हो, अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसे पानी, दाल आदि। अर्थ के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। अगला हेडिंग अर्थ के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब हेडिंग सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पानी आदि। अगला हेडिंग निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी की टिक टिक, ची, चे इत्यादि। अब अगला हेडिंग होगा व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब हेडिंग नंबर 1 रूढ़, वे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थ समाप्त हो जाए उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, घर, वस्त्र, पानी इत्यादि या आदि। यौगिक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और खंड करने पर भी जिसका अर्थ निकल जाए उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, गौशाला, आत्मज इत्यादि। जैसे हमने गौशाला को अलग किया तो गौ प्लस शाला, फिर उसी तरह हमने आत्मज को अलग किया तो आ प्लस आत्मज। उसी तरह विद्याधन आलय विद्यालय। उसके बाद से योग रूढ़, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने पर भी उससे भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ कहते हैं। अब अगला हेडिंग है व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द
8 भेद होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं, जिनको शब्दों की वर्गीकरण भी कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण अव्यय और छठवां है संबंध बोधक अव्यय, सातवां है समुच्चय बोधक अव्यय और आठवां है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हेडिंग संज्ञा। या संज्ञा को परिभाषित कीजिए। या संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव बोधक शब्दों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कन्या, पुस्तक, दिल्ली, सुंदरता इत्यादि। संज्ञा नहीं कह रहा है किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति राम, उसके बाद से कह रहा है स्थान, तो स्थान हो गया दिल्ली। वस्तु यानी पुस्तक, उसके बाद से कह रहा है भाव यानी सुंदरता, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। उसके बाद से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब 1 नंबर है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जाति की वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जाति की बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि। मनुष्य भी एक ही जाति की, पशु भी एक ही जाति की, वृक्ष भी और नदी भी और पर्वत भी, तो इसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद से है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति अथवा एक ही स्थान या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विंध्याचल, वीरेंद्र, ताजमहल इत्यादि। अब इसमें एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति की बोध किया गया उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला हेडिंग भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की दशा, गुण, दोष आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, घबराहट, मिठास इत्यादि। अब बुढ़ापा ये भी एक भाववाचक है, फिर लंबाई, फिर घबराहट, फिर मिठाई। फिर अगला हेडिंग लिंग किसे कहते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हेडिंग है लिंग की परिभाषा। तो जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग। अब अगला हेडिंग है लिंग कितने प्रकार के होते हैं?
लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। हेडिंग पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पुरुष, घोड़ा, कुत्ता, बैल, बंदर इत्यादि। दूसरा हेडिंग स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे स्त्री, घोड़ी, कुतिया, गाय, बकरियाँ इत्यादि। अब अगला हेडिंग सर्वनाम। सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम संज्ञा की स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप, वह, यह इत्यादि या आदि। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हेडिंग है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हेडिंग है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। एक बार और सुनेंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, या वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले के लिए होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम आदि। अब हेडिंग है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए होता है जिनके विषय में बात किया जा रही है, जिनके विषय में बात की जा रही है और जो वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, उसको, उसे इत्यादि। तो थैंक्स दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक्स, धन्यवाद।